आर्टिकल 16 बेसिकली बोलता है कि गवर्नमेंट जॉब में देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. क्लियर? दिस इज व्हाट आर्टिकल 16 सेज. ये होता है कि देयर शुड बी अ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी where in the matter of public employment. ठीक है. So this is what article 16 simply says. There should be an equality of opportunity in the matter of public employment. This is first clause of article 16. Article 16 clause 1. This is what it says. ठीक है. So now the very first thing, this is in case of public employment. So what we can infer is ये private job में ये वाला राइट टू इक्वालिटी की बात आर्टिकल 16 नहीं कर रहा है. ठीक है. सो प्राइवेट जॉब की बात नहीं है. देयर इज नथिंग अबाउट प्राइवेट जॉब. ठीक है. सो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. क्लियर? अब ये आर्टिकल 16 के बाद में एक और चीज याद रखिए. आर्टिकल 16 इज अवेलेबल. दिस वन इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजंस. दिस इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया. ठीक है. Not to the foreigners. Aliens लोगों के लिए नहीं. Article 16 do not say to the government कि भाई aliens लोगों के भी आप जॉब करो. Aliens लोगों के context में ये नहीं है. This is only for the citizens. Article 16. So imagine me as a Article 16. I am an Article 16. So I say to the government, central government को बोलता हूँ कि सर आपके अंडर में जो भी जॉब है उसमें equality of opportunity के प्रिंसिपल को फॉलो करें. ठीक है. That means treat everyone equally. So, मोदी सरकार ने पूछा तो क्या ये फॉरेनर्स लोगों के लिए भी आप मुझे बोल रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, फॉरेनर्स लोगों के लिए नहीं है. दिस इज ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन दैट आई एम टेलिंग यू कि यू हैव टू ट्रीट ऑल द इंडियन सिटीजंस इक्वली. ठीक है. सो दिस इज अवेलेबल ओनली टू द इंडियन सिटीजन, नॉट टू द फॉरेनर्स. देन सेकंड, दिस इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट. दैट मींस दिस इज डायरेक्टेड ओनली टू द स्टेट, नॉट टू द प्राइवेट पार्टी. ठीक है. सो अवेलेबल only against the state. ठीक है. केवल स्टेट के अगेंस्ट में अवेलेबल है और किसी के अगेंस्ट में अवेलेबल नहीं है. ठीक है. और कहाँ पर जॉब? तो प्राइवेट जॉब की बात नहीं है. दिस इज इन केस ऑफ गवर्नमेंट जॉब. ठीक है. अब जैसे यहाँ से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं. अगर आपने लास्ट ईयर सुना होगा, हरियाणा की गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर की ये बात है, लास्ट ईयर हरियाणा गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इश्यू किया और इसके थ्रू कहा कि जितनी भी प्राइवेट जॉब्स है हरियाणा में, राइट, हरियाणा में जो भी प्राइवेट जॉब्स है, ये जॉब्स में 75% लोकल लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा. लोकल रिजर्वेशन. तो अब बताइए हरियाणा गवर्नमेंट का ये ऑर्डर आर्टिकल 16 का वायलेशन है या नहीं है? क्यों? क्योंकि प्राइवेट जॉब. दिस इज इन केस ऑफ प्राइवेट जॉब. अगर वही पब्लिक जॉब की बात होती तो फिर यहाँ पर वायलेशन की बात होती कि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं कर रहा है. देयर इज अ डिफरेंस. ठीक. नाउ सेकंड थिंग कम्स, आर्टिकल 16 सेज कि ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कैसे होगा? हाउ दिस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज पॉसिबल? तो दिस इज पॉसिबल बाय ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, राइट? सो इट सेज नो डिस्क्रिमिनेशन with any citizen only on the ground of race, religion, caste, sex, place of birth. ठीक है. प्लस दो और इसमें है क्योंकि ये पुराना ही वाला है तो इसका ऐसा नहीं है, दो को अलग से लिखते हैं. तो वन इज डिसेंट एंड रेसिडेंस. ठीक है. रेसिडेंस. सो दिस इज व्हाट आर्टिकल 16 सिंपली सेज. वो सिर्फ रिमाइंड होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. सो वेयर इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. और ये कैसे होगा? बाय नो डिस्क्रिमिनेशन. सो ये आर्टिकल 16 वैसे ऐसे होता है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट विद एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेसिडेंस. ठीक. तो इसी को हम ब्रेक करके सिंपल तरीके से समझ रहे हैं कि आर्टिकल 16 सेज देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. दिस मींस दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, नो डिस्क्रिमिनेशन
with any citizen only on the ground of race, religion, caste, sex, place of birth, then descent and residence. ठीक है? So यहाँ पर only का मतलब क्या हो गया? और any of them, इसको भी लिख लीजिए, और any of them. ठीक है? Now, what does this only या or any of them it simply means कि no discrimination only on given ground. इस given ground में आप discrimination नहीं करेंगे. Only on these given ground there should be no discrimination. Or in combination of these grounds. Combination of these grounds. ठीक है? इन ग्राउंड्स के कॉम्बिनेशन में भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. मतलब किसी को मोदी सरकार में यानी गवर्नमेंट में कोई जॉब है, so you cannot say कि भाई I am giving this job only to XYZ people of XYZ religion. XYZ religion वाले लोगों को हम जॉब नहीं देंगे. ऐसा हम डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं कर सकते. ठीक है? बट ओनली से एक और चीज मतलब डिराइव होता है कि अदर ग्राउंड्स आर ओपन फॉर डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है? अदर ग्राउंड्स आर open for discrimination. ठीक है? Other grounds पर discrimination किया जा सकता है, और you can say given grounds in combination with given grounds in combination with other ground. Combination with other ground is open for discrimination. Sorry. ठीक है? Other ground is open for discrimination. मतलब सिंपल सी चीज है. आर्टिकल 16 मोदी गवर्नमेंट को कहता है कि आप गवर्नमेंट जॉब के टाइम पर किसी भी सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करना. राइट? Only on the ground of race, religion, caste, sex, place of birth, descent and residence. यहाँ से ये निकल के आया कि ये बात सिर्फ प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब के कंटेक्स्ट में है, प्राइवेट जॉब के कंटेक्स्ट में ये बात नहीं चल रही है. ठीक? दूसरा, ये सिर्फ सिटीजन्स लोगों के पास राइट है कि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. ये फॉरेनर्स लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है. देन ये क्योंकि सिर्फ मोदी सरकार को बोले ओनली टू द स्टेट, दैट मींस दिस इज ओनली अगेंस्ट द स्टेट, अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट. देन Only on these grounds, these are the given grounds जिसके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. इन ग्राउंड्स के अलावा अगर कोई दूसरा ग्राउंड हो सकता है तो उस केस में डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, या फिर इन ग्राउंड्स के साथ कोई दूसरा एडिशनल ग्राउंड अगर आ जाता है तो डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है. केवल इन ग्राउंड पे या केवल इनके कॉम्बिनेशन के ग्राउंड पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. ठीक है जी? क्लियर? नाउ दिस इज व्हाट आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 सेज. क्लियर? Now moving ahead, यहाँ से अब शुरू होता है that is the exception to the main idea. Exception to main idea. Article number 16 का clause number 3. This gives the first exception. First exception है where it says कि state can make special provision on the ground of reservation or on the ground of residence. ठीक है? On the ground of residence. मतलब यहाँ पर कहा गया था कि रेसिडेंस के बेसिस पे देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन. गवर्नमेंट जॉब अगर कभी भी होगा तो आप रेसिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में देयर इज अ जॉब. इमेजिन देयर इज अ गवर्नमेंट जॉब इन महाराष्ट्र. ठीक है? So Maharashtra government is not supposed to do any discrimination. They are supposed to keep their job open for all the Indian citizens, irrespective of his or her place of birth. Person is born in Maharashtra or Haryana or Bihar or Punjab, wherever the person is born, anyone born in any part of India can apply for the job. Or not just India, India के बाहर भी अगर जन्म हुआ है, and if a person is a citizen of India, then also the person can apply for the job. There is no discrimination. ठीक है? आप डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं कर सकते. सेकेंड, रेसिडेंस के बेसिस पे भी पर्सन बिहार में रह रहा है, बंगाल में रह रहा है, पंजाब में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, महाराष्ट्र में रह रहा है या विदेश में रह रहा है, कहीं पर भी रह रहा है, आप उसको जॉब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इफ ही और शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. लेकिन अगर समझिए महाराष्ट्र का जॉब है
बिहार वाले लोग यूपीएससी और ये स्टेट बीसीएस का बहुत प्रिपरेशन करता है ना। हम लोग ने समझो बहुत पढ़ लिया, पढ़कर एग्जाम दिया और एग्जाम पास हो गया पूरा का पूरा। महाराष्ट्र में 10 पोस्ट निकला था, 10 पोस्ट बिहार वाले लोग ने एग्जाम दे दिया और वही पास हो गया, इमेजिन करिए, ठीक है। और पूरा का पूरे 10 पोस्ट पे बिहार वाले ऑफिसर्स आ गए। तो मतलब यहाँ पर सेंस ऑफ एलिनेशन, सेंस ऑफ सब्जुगेशन आएगा अमंग द लोकल पीपल। लोकल पीपल को लगेगा अरे पूरा ऑफिसर तो बिहार वाला भरा हुआ है, ये क्या हो रहा है, ये उसको अब ये नहीं लगेगा कि ये मेरी सरकार है, उसको लगेगा कि बिहार वाले लोगों की सरकार है ना। मतलब वो सरकार में अपना इमेजिनेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये एक बहुत कॉमन सा चीज़ है। देखिए 1947 से पहले भी इंडिया में गवर्नमेंट थी, 1947 के बाद भी इंडिया में गवर्नमेंट है, लेकिन पहली वाली गवर्नमेंट को हम बोलते हैं कि विदेशियों की सरकार की, ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी। हमारी गवर्नमेंट तो 1947 के बाद हुई। ऐसा क्यों? बिकॉज हम लोगों में से कोई आदमी जाकर सरकार चला रहा है, ये हुआ है 1947 के बाद। 1947 से पहले हम भी इंडिया में थे, इंडिया वही था, लेकिन जो सरकार चलाई जा रही थी उसमें लोग विदेशी थे, इसलिए हम बोलते हैं वो हमारी सरकार नहीं थी, राइट। ये आपको बताता है ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आपके ही लोकल में से आदमी वहाँ पर नहीं गया तो आप वो सरकार को अपनी सरकार नहीं मानेंगे कभी भी। ऐसा ही माना जाता है कि गवर्नमेंट जॉब में जो ऑफिसर्स लोग हैं, एटलीस्ट कुछ लोग तो लोकल्स में से आने चाहिए। तो इमेजिन करिए महाराष्ट्र का वो 10 जॉब और 10 जॉब में पूरे बिहार वाले लोग आकर बैठ गए, तो एक टाइम पर जाकर महाराष्ट्र के लोकल्स लोगों को लगेगा कि हमारे यहाँ पर सब बाहर वाले लोग आ रहे हैं, तो ये सरकार का विरोध करो, सरकार कोई भी ऑर्डर बोलेगी हम मानेंगे। इस तरीके से विद्रोह होना शुरू हो जाएगा उसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। और जब लोग अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में विद्रोह करना शुरू करते हैं, वो सबसे बड़ा मतलब ना एक इमरजेंसी सिचुएशन टाइप का आ जाता है, वो स्टेट के फेलियर को सिंबलाइज करता है। ऐसा ना हो इसके लिए कभी भी लोकल्स लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारी ये सरकार जो है वो सरकार हमारी सरकार नहीं है। और ऐसा कब नहीं लगेगा? जब लोकल्स में से कुछ लोगों को आप सरकार में जगह देंगे। सरकार में मतलब मैं अभी ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, ऑफिसर्स लोग लोकल में से भी कोई होने चाहिए। इसीलिए ये एक टेंडेंसी है कि आप जॉब में रिजर्वेशन रेसिडेंस के बेसिस पे रखते हैं। तो आप इसलिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का जॉब देखिएगा उसमें कुछ है लोकल डोमिसाइल वाले लोगों के लिए ही रहता है, ठीक है। इफ द पर्टिकुलर जॉब इज रिजर्व, मतलब पर्टिकुलर सीट नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व ओनली फॉर द डोमिसाइल ऑफ यूपी, डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये क्यों है? सो दैट सेंस ऑफ एलिनेशन, सेंस ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट पब्लिक लोगों में इमर्ज ना हो। और ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लोगों को पता था कि ऐसा ही। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लोगों ने एक पूरा दिमाग लगाया है। दिमाग क्या रखा कि समझिए कोई जॉब है, कोई भी गवर्नमेंट का जॉब है, तो गवर्नमेंट के जॉब में मतलब ये गवर्नमेंट का जॉब, उसमें 10 गवर्नमेंट के जॉब है, तो क्योंकि गवर्नमेंट का जॉब है तो ये ओपन आपको रखना चाहिए सब लोगों के लिए, राइट। ये मेन प्रिंसिपल है। मेन प्रिंसिपल तो यही है कि कहीं का भी आदमी आए और हर किसी के लिए ये जॉब ओपन रखना चाहिए। लेकिन इफ यू कीप इट ओपन फॉर ऑल देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पूरा का पूरा जॉब कोई आउटसाइडर ही ले ले, इनसाइडर को कोई जॉब ही ना मिले। ये पॉसिबिलिटी होती है। तो वो पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए हमने रेसिडेंस के बेसिस पे ये वाला कॉन्सेप्ट रखा है। देखिए एक सेकंड, आप इसके कोर आइडिया को समझने का कोशिश करिए। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इमेजिन करिए कि हिमाचल प्रदेश में 10 डीएम का जॉब निकला है, 10 जॉब है डीएम का, ठीक है। मीन्स दिस इज अंडर द स्टेट, सरकार की नौकरी है, सरकारी नौकरी है। तो ये 10 जॉब के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। हिमाचल प्रदेश का बच्चा भी अप्लाई करना चाहिए, बिहार का कोई बच्चा है तो ये भी अप्लाई कर सकता है, महाराष्ट्र का कोई बच्चा है तो ये भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, राइट। ये प्रिंसिपल होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। और प्लस कोई भी किसी रिलीजन का भी होगा तो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये बहुत बेस्ट आइडिया होता है। ये शो करता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेट आइडेंटिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लेस ऑफ रेसिडेंस कुछ भी होगा, बट वी आर वन। ये वननेस को सिंबलाइज करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। बट ये अभी के लिए एक यूटोपियन आइडिया है। ये जैसे रामराज है, एक काल्पनिक विचार है, हकीकत नहीं है। तो वैसा ही इस तरीके के आइडिया पे चलना इस प्रेजेंट सिचुएशन में सिर्फ केवल वो एक काल्पनिक दुनिया में चलने वाली बात होगी। क्योंकि अगर आप ऐसा काम करोगे पब्लिक इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इमेजिन करिए कि ये 10 जॉब है, 10 के 10 जॉब बिहार वाले लोग लेंगे, पूरा बिहार वाले लोग ये करोगे, ठीक है ना। लोकल को एक भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिला नहीं है तो होगा क्या?
आम नागरिक लोग में आएगा सेंस ऑफ एलिनेशन, राइट। और इन लोग उस गवर्नमेंट को एक सेपरेटली लोग खुद ही बात करना शुरू कर दिया है, पूरा तो बिहार वाला भरा हुआ है, पूरा महाराष्ट्र वाला भरा हुआ है, बाहर वाले लोग हैं, अपना खुद ही हमारे बच्चे लोग को तो मौका ही नहीं मिल रहा है, ये सरकार बेकार है, ऐसे सरकार को रखने का नहीं, ये वो करके लोग सारा चीज़ बोलना शुरू कर देंगे कि हमारे बच्चों को मौका ही नहीं मिलता है, ये नहीं है, वो नहीं है, विद्रोह करो, ये सरकार कुछ भी बोलेगी हम मानेंगे नहीं, झंडा वंडा सब लेके बाहर आ जाएंगे विद्रोह करने के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक रिवॉल्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, स्टेट फेलियर, इसी को कहा जाता है स्टेट का फेलियर, यहाँ स्टेट भी फेल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ऐसा न हो इसीलिए हमने रख दिया कि चल भाई भले हिमाचल वाला कुछ भी नहीं पढ़ता है तो भी इसके लिए 2 सीट अलग, पढ़े ना पढ़े तो भी इसका 2 सीट पे हिमाचल वाला ही जाएगा और बाकी 8 सीट ओपन रखते हैं, 8 सीट पे बिहार वाला जो पढ़ेगा वो आ सकता है। मतलब आप नंबर ऑफ सीट्स में से कुछ सीट्स को रेसिडेंस के बेसिस पे साइन करते हैं और बाकी के सीट्स के लिए ओपन प्रिंसिपल, ठीक है। और फ्यूचर में जब ये स्टेट आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, नेशनलिज्म एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, नेशनलिज्म मतलब इंडियन आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाएगा, तो उस दिन हमें इस तरीके के जो वो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उस दिन कोई ये नहीं सोचेगा, लेकिन वो कब होगा एग्जैक्टली, ठीक है। सो दिस जो रिजर्वेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, इसको आप देखेंगे व्हाट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 16, दिस इज एक्चुअली अगेंस्ट और एक्सेप्शन टू द आइडिया मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, ठीक है। सो दिस is an exception to idea mentioned in Article 16 clause 1 and clause 2, correct है। सेकेंड, ये जो एक्सेप्शन है ये बताइए ये परमानेंट नेचर का या टेम्पररी नेचर का? अभी जो एग्जांपल के हिसाब से हमने देखा ये टेम्पररी नेचर का है। फ्यूचर में जिस दिन स्टेट आइडेंटिटी कमजोर हो जाएगा और नेशनल आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाएगी उस दिन हम इस एक्सेप्शन को हटा देंगे। ये अभी के लिए सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि अगर 10 के 10 सीट सबके लिए ओपन कर दिया तो पूरा बिहार वाले लोग आ सकते हैं, बाहर वाले लोग आ सकते हैं और लोकल लोगों को लगेगा कि ये बाहर वाले लोग आए हैं। अगर जिस दिन हम हिमाचल और बिहार वाले लोगों को अलग अलग सोचना बंद कर देंगे उस दिन भले बिहार से, महाराष्ट्र से, पंजाब, गुजरात से कहीं से भी हिमाचल में पूरे बाहर वाले लोग भी भर जाएंगे तो लोग वैसा नहीं सोचेगा कि ये बाहर वाले लोग हैं। उस दिन हमें ये लोकल रेसिडेंस देने की मतलब रिजर्वेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। सो यानी दिस इज अ टेम्पररी प्रोविजन, ये एक टेम्पररी प्रोविजन है, इट इज अ टेम्पररी प्रोविजन, ठीक है, टेम्पररी प्रोविजन है। और याद रखिएगा ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 दोज आर द फंडामेंटल राइट। अब थर्ड से जो आप पढ़ रहे हैं ये उस फंडामेंटल राइट्स का एक्सेप्शन है, ये अपने आप में कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। मतलब रेसिडेंस के बेसिस पे जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये स्टेट अपने तरफ से दे रहा है सो दैट माहौल को अच्छे से हैंडल किया जा सके। कोई जबरदस्ती जिद करके नहीं बोल सकता है कि हमारी स्टेट में तो रेसिडेंस के बेसिस पे रिजर्वेशन है ही नहीं है, इसका मतलब हमारा फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन हो रहा है, दिस इज नॉट द केस, ठीक है। तो याद रखिएगा दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, दिस इज नॉट a fundamental right, it is not a fundamental right but an provision, but a provision subject to state discretion, मतलब स्टेट अपने हिसाब से दे सकता है, ये कोई फंडामेंटल राइट्स जैसा चीज नहीं है। एक्सेप्शन इज नॉट द फंडामेंटल राइट, ठीक है। नाउ मूविंग आर्टिकल 16 का ये हो गया। आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज नंबर 4 ये भी पहले से ही मेंशन है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये कहता है, देखिए मेन आइडिया ऑफ आर्टिकल 16 क्या बोल रहा है कि कास्ट के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं करने का। तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि मैं हूँ सरकार और मेरे अंडर में 10 जॉब है, ठीक है। इस जॉब के लिए मेरे अंडर में 10 जॉब हैं। आप बताइए क्या मैं फॉरेनर को बोल सकता हूँ कि भाई तुम लोग अप्लाई नहीं करेगा? बोल सकता हूँ? यस, राइट, बिकॉज दिस आर्टिकल 16 इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स। क्या मैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया में से किसी को बोल सकता हूँ कि वो आप XYZ रिलीजन को बिलोंग करते हैं इसलिए आप अप्लाई नहीं करेगा? क्या ऐसा बोल सकता हूँ सिटीजन्स में से किसी को? नहीं। लेकिन क्या मैं अपने इंडियन सिटीजन्स को, आई एम द गवर्नमेंट, मेरे अंडर में 10 जॉब है,
क्या मैं इंडियन सिटीजन को ऐसा बोल सकता हूँ कि वो सिटीजन्स लोग who are less than 21 years of age, you people are not supposed to apply for this job? बोल सकता हूँ, अदर ग्राउंड पर डिस्कशन कर सकता हूँ, राइट? अब आया ये जॉब के लिए क्या कास्ट के बेसिस पर मैं किसी को रोक सकता हूँ? भाई ये हायर कास्ट वाले लोग, ओनली हायर कास्ट वाले लोग अप्लाई करेंगे, लोअर कास्ट नहीं, ऐसा हो सकता हूँ? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ओनली शेड्यूल कास्ट अप्लाई करेंगे, दूसरे लोग नहीं? ऐसा भी हो सकता हूँ? नहीं। तो आर्टिकल 16 का कोर आइडिया होता है कि जो भी आपके सिटीजन्स है, सिटीजन्स लोग जब अप्लाई करेंगे तो आप कास्ट के बेसिस पे रोक नहीं सकते कि ओनली हायर कास्ट अप्लाई करेगा, मतलब जनरल कास्ट अप्लाई करेगा, ओबीसी अप्लाई नहीं करेगा, शेड्यूल कास्ट अप्लाई नहीं करेगा या शेड्यूल ट्राइब अप्लाई नहीं करेगा। ये जो चार मेजर कैटेगराइजेशन होता है, एक जनरल होता है, एक ओबीसी, एक शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब। तो आप कास्ट के बेसिस पे किसी को रोक नहीं सकते, किसी को साथ भेदभाव नहीं कर सकते। दिस इज द कोर आइडिया ऑफ आर्टिकल 16 सेज। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बताइए, इमेजिन करिए कि एक ही सीट है, एक बच्चा है जनरल कैटेगरी का, एक बच्चा है ओबीसी का, एक बच्चा है शेड्यूल कास्ट का, एक बच्चा है शेड्यूल ट्राइब्स का, और इस एक सीट के लिए अगर आना है तो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कंसीडर करके मुझे ये बताइए कि किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। आप कोई भी सकता है, नसीब पलट गया तो कोई भी आ जाएगा, लेकिन आप बताइए पॉसिबिलिटी, हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए। एग्जैक्टली, जो पहले से बैकवर्ड है उनकी पॉसिबिलिटी कम है, जो पहले से फॉरवर्ड है उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से होगा, उसका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगा, पैसा होगा, दुनिया भर का चीज़ होगा, तो हिस्टोरिकली वो और उसका कास्ट स्ट्रॉन्ग है और हिस्टोरिकली दूसरे लोग वीक हैं, राइट? तो ऐसे में जब मैं सबके लिए ओपन कर दूंगा तो पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा चांस है जॉब लेने का? तो हायर कास्ट का, ठीक है? तो हमेशा ऐसा ही होगा कि हायर कास्ट ही मिलेगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि सबके लिए ओपन है, लेकिन बिकॉज ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ पास्ट टाइम, वी कैन सी दैट देयर इज एन पॉसिबिलिटी कि हमेशा जब जब मैं जॉब लाऊंगा वो हायर कास्ट वाला ही मिलेगा, लोअर कास्ट वाले को जॉब ही नहीं मिलेगा, ठीक है? तो अभी हमने आर्टिकल 40 में पढ़ा था, इक्वालिटी ऑलवेज डू नॉट लीड टू जस्टिस, राइट? तो लोअर कास्ट वाला मुझे आकर बोलेगा कि आप बोल रहे हो देयर इज इक्वालिटी, एवरीवन कैन अप्लाई, एनीवन कैन गेट दिस जॉब, बट डोंट यू सी द हिस्ट्री, द पास्ट हिस्ट्री, लुक एट द पास्ट हिस्ट्री, एंड बिकॉज ऑफ दैट पास्ट हिस्ट्री पॉसिबिलिटी ये है कि जो हायर कास्ट वाला है वही जॉब ले लेता है। आप बोलते हो तो सबके लिए ओपन है, लेकिन लेता कौन है? हायर कास्ट वाला ही लेता है, लोअर कास्ट वाले को मिलेगा ही नहीं। तो लोअर कास्ट की आप क्या रख रहे हो? तो मैंने कहा कि एक काम करता हूँ, मेरे पास जितना भी जॉब है, फॉर एग्जांपल 10 जॉब है, तो मैं 10 में से 3 जॉब को पहले साइड कर देता हूँ। ये 3 पोस्ट पे हमेशा मैं सिर्फ लोअर कास्ट को ही दूंगा, बाकी 7 पोस्ट जो खाली है उसके लिए आई विल कीप दैट प्रिंसिपल, जॉब इज ओपन फॉर ऑल। 7 पे कोई भी आ सकता है और 3 पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट वाले लोगों को ही रखूंगा, दैट इज फ्रॉम द लोअर कास्ट। आर यू गेटिंग? है ना? क्या आप इमेजिन कर रहे हैं, इज इट राइट थिंग और रॉन्ग? सिंपल सा चीज, 10 पोस्ट है, राइट? देयर आर 10 डिफरेंट पोस्ट, ये पोजीशन है जिसके ऊपर मेरे को पर्सन्स को भरना है। आई सेड, स्टेट सेड कि भाई हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को फॉलो करेंगे और कोई भी कास्ट वाला इस पोजीशन के ऊपर आओ, एग्जाम दो और पोस्ट ले लो। यू हैव टू जस्ट गिव एन एग्जाम और एग्जाम देकर आप ये पोजीशन एक्वायर कर दो। कितने कास्ट होते हैं? तो मेजरली 4 होता है, एक जनरल वाला, एक ओबीसी वाला, एक शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब, ठीक है? 4 ही कैटेगरी का कास्ट होता है, मेजरली कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट में 4 होता है। तो अब मैंने कहा कि 10 पोस्ट है, जो भी कास्ट वाले लोग आ सकते हैं, ले लो, जॉब ले लो, बिकॉज देयर इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है? अब जब एग्जाम देने की बात आई तो एग्जाम बार बार यही पास कर देगा। हो सकता है कि अम्बेडकर, इसमें कोई अम्बेडकर जैसा निकल जाएगा, बी आर अम्बेडकर, और वही पूरा गंगा उल्टी बहा दे, वो एक अलग बात है, लेकिन जनरल परसेप्शंस के थ्रू अगर जाएंगे तो पॉसिबिलिटी इस बंदे की है क्योंकि इसके पास बैकग्राउंड में उतना स्ट्रॉन्ग है, इसका हिस्ट्री एकदम स्ट्रॉन्ग रहा है। एग्री विद दिस? देयर इज अ पॉसिबिलिटी। मैं अभी एक टेस्ट रख देता हूँ। अभी मैंने अनाउंसमेंट किया, इमेजिन करिए कि जो भी आदमी एक एग्जाम देना है, एग्जाम जो पास हो जाएगा वैसे पर्सन को एक मैकबुक गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? इमेजिन करिए। और एग्जाम में कौन बैठा है? तो आप लोग बैठे हैं और एक ऐसा पर्सन बैठा है जो आज तक कभी पढ़ा हुआ नहीं है, गांव से उठ के आया है, बसे कोई है,
ठीक है। और एक आप लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई किया है, आज तक इतने सालों से पढ़ाई वढ़ाई कर रखा है, और एक है जो ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, घर ही में कुछ ब्रेक हो गया बस वैसे ही होता है। मैंने कहा कि कंपटीशन एग्जाम है, मैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को मानता हूँ, मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ और इक्वल ट्रीटमेंट सबका करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि एक टेस्ट देना है, देयर इज अ मैकबुक, जो टेस्ट पास कर लेगा उसको फर्स्ट जो आएगा उसको मैकबुक मिलेगा। और टेस्ट भी कैसा होगा, सबको एक सिलेबस दे देता हूँ या 10 पेज का एक नोट्स दे देता हूँ, बस 10 पेज का नोट्स पढ़ना है एंड यू हैव टू गिव द एग्जाम। कोई अम्बेडकर जैसा निकला तो एक बात अलग है, लेकिन इन जनरल परसेप्शंस पे अगर चले तो आप बताइए पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है इस एग्जाम को पास करने की। आप लोगों की, आपके भी पास वो 10 पेज है, 10 पेज पढ़ के आपको भी एग्जाम देना है, वही 10 पेज पढ़ के उस बच्चे को भी एग्जाम देना है, लेकिन पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है एग्जाम पास करने की? आप लोगों की, क्योंकि आपका हिस्ट्री, आपका जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग है। वही बात यहाँ चल रही है कि ये 10 जॉब भले ही ओपन सबके आपने रखा है, यू आर गोइंग विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यू आर गोइंग विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, और आपने जॉब सबके लिए भले ओपन करके रखा है, एग्री, लेकिन पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है? जनरल वाले की, है ना। तो होगा ये, इमेजिन करिए कि यही पॉसिबिलिटी गया और पूरा का पूरा पोस्ट जॉब जनरल वाले ने ले लिया, फिर अगली बार फिर ऐसा ही जॉब आएगा, फिर पूरा जनरल वाला ले लेगा, फिर अगली बार ऐसा ही हमने जॉब निकाला, फिर जनरल वाला नहीं ले लिया। तो इन लोगों का तो कभी भला होने ही वाला नहीं है। तो ये सब इन लोगों को मचेगा चिड़। अब इन लोग चिड़ कर क्या बोलेंगे, भाई ऐसा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब? बोलने के लिए तो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये हमारा देश है जहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, लेकिन ऐसे अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब? हम तो वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, राइट? दे विल से ना, ऐसे ही तो बोलेगा कि भाई हम कहाँ पहुँच पा रहे हैं। तो इसके लिए अब यहाँ पर आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। यू हैव टू कैटेगराइज द पीपल, अलग करो और दोनों के लिए अलग लॉ बनाओ, अलग नियम बनाओ। तो अब स्टेट क्या करेगा? अब स्टेट इसमें बदलाव करेगा। क्या बदलाव करेगा? बोलेगा ये 10 है ना, एक काम करो, हम एक काम करते हैं 10 में से 4 अलग कर देते हैं, 6 अलग करते हैं। ये जो 6 सीट है, दिस इज ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसमें हम इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वालिटी बिफोर लॉ को फॉलो करते हैं, और इस जॉब के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, जो इस जॉब को ले लेगा मेरिट के बेसिस पे उसको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। फिर भले जनरल वाला ले, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, कोई भी ले ले, लेकिन ये जो 4 सीट है, ये 4 सीट हम स्पेसिफिक कास्ट वाले लोगों के लिए भी रिजर्व कर देते हैं, उस पर जनरल अप्लाई ही नहीं कर सकता। सो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसी वाले लोगों को ये सीट मिल जाएगा, एंड हेंस यू विल सी एट द एंड ऑफ दिस एग्जाम कि इस 10 में से कुछ शेड्यूल कास्ट वाले लोग भी हैं, कुछ शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोग भी हैं, भले फिर 6 के 6 जनरल वाले क्यों ना आ जाए, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का रिप्रेजेंटेशन दिखेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस कोर आइडिया में क्यों फर्क लाता है? क्योंकि कोर आइडिया तो बहुत अच्छी आइडिया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी, लेकिन आप आज के प्रेजेंट सिचुएशन में ये नहीं चल सकता। आज के प्रेजेंट सिचुएशन में आप रखेंगे तो पूरा का पूरा जनरल वाले लोग ही जॉब ले लेगा। आप ये प्रेजेंट टाइम पर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यू हैव टू कम अप विद एक्सेप्शन, बट रिमेंबर दिस एक्सेप्शंस आर जस्ट टेम्पररी। कल को इमेजिन करिए आज से 100 साल बाद जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के भी 2-3 जनरेशन बहुत पढ़े लिखे हो जाएंगे, जब इन लोगों के पास भी इकोनॉमिकली ये स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा जनरल वाले लोगों के जैसा, तो 100 साल बाद जब सब एक बराबर के लोग रहेंगे, उस दिन इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो उस दिन ये एक्सेप्शन हटा दिया जाएगा और इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को पूरे 10 के 10 पोजीशन के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो यानी जो एक्सेप्शंस आप पढ़ रहे हैं वो टेम्पररी प्रोविजन होता है, वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो सिर्फ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ वे आउट दिया गया है फंडामेंटल राइट्स इटसेल्फ में, ठीक है जी, ठीक है। सो आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज नंबर जो 3 है वो रेसिडेंस के बेसिस पे यही भेदभाव करना, मतलब डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्शंस प्रोवाइड करता है। अब जब आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 की बात करेंगे तो अब ये कास्ट के बेसिस पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, ठीक है। ये होता है स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन in the favor of whom? Backward class। और बैकवर्ड क्लास में कौन आता है? तो तीनों लोग आते हैं, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी, शेड्यूल कास्ट प्लस शेड्यूल ट्राइब्स। इनका डेफिनेशन कहाँ पर है? तो आर्टिकल नंबर 340 में, ये 341 में एंड ये आर्टिकल 342 में, ठीक है जी।
दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज। तो डू यू एग्री? कॉन्स्टिट्यूशन का मेन आइडिया आर्टिकल 16 क्या बोलता है? सबको एक जैसा ट्रीट करो। लेकिन सबको जब एक जैसा ट्रीट करेंगे तो रेसिडेंस के बेसिस पे झगड़ा फ्यूचर में हो सकता है। तो पहला एक्सेप्शन आया जिसमें बोला कि भाई रेसिडेंस के बेसिस पे 2-4 सीट अलग करेगा ताकि लोकल वालों का भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो बवाल नहीं चलेगा, ठीक है। फिर सेकंड मेन आइडिया बोलता है कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन कास्ट के बेसिस पे अगर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे तो अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि लोअर कास्ट वाले लोगों का कभी रिप्रेजेंटेशन होगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी है, फिर बवाल मचेगा। तो वो भी ना हो इसलिए आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कहता है कि स्टेट कोई स्पेशल प्रोविजन बना सकता है इन द फेवर ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड। डू यू एग्री विद दिस? यस। बट यहाँ से अब आता है क्वेश्चन ये आया कि स्टेट कैन मेक special favor in special provision in the favor of backward class. This is right, but when? कब कर सकता है? बैकवर्ड क्लास को कैसे आइडेंटिफाई करेगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा, बैकवर्ड क्लास आइडेंटिफाई करने के बाद में भी क्या मन मर्जी से कभी भी कर सकता है या कुछ स्पेसिफिक डायमेंशन पैरामीटर को नोटिस करना पड़ेगा तभी जॉब में रिजर्वेशन दिया जाएगा? तो ये मैटर पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट के पास इन MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस में, ठीक है, 1963 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन ये था कि व्हेन स्टेट कैन प्रोवाइड मेक दिस स्पेशल प्रोविजन, व्हेन स्टेट कैन मेक दिस स्पेशल प्रोविजन कब बनाया जा सकता है, ठीक है। ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास। कब पहुंचा? तो इन MR बालाजी वर्सेस 1963 का केस का नाम है MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन क्या है कि वो जो रिजर्वेशन कास्ट के लिए बनाएंगे वो कब बनाया जा सकता है, क्या कंडीशन होगा, कौन से सिचुएशन में दिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कंडीशन दिया, टू कंडीशन बोला बैकवर्ड लोगों के लिए, बैकवर्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन तभी होगा, तभी सिर्फ होगा जब वो बैकवर्ड कास्ट सोशली एंड एजुकेशनली दोनों ही तौर पर बैकवर्ड है, ठीक है। सो पहला है कास्ट मस्ट बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, ठीक है। सोशली एंड एजुकेशनली दोनों ही तरीके से बैकवर्ड होने चाहिए। सेकंड, यानी इन पैरामीटर्स पे बैकवर्डनेस के बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जाएगा, ना कि सिर्फ कास्ट, ओनली बिकॉज XYZ कास्ट इज बिलोंग्स टू अ शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी या XYZ कास्ट बिलोंग्स टू OBC कैटेगरी। सिर्फ कास्ट को आइडेंटिफाई करके आप रिजर्वेशन नहीं देंगे। कास्ट सोशली एंड एजुकेशनली दोनों ही पैरामीटर पे बैकवर्ड है या नहीं है, इसको भी आइडेंटिफाई करना रिक्वायर्ड कंडीशन होगा, ठीक है। यानी कास्ट कैन नॉट बी सोल फैक्टर, ठीक है, सोल फैक्टर, ये सोल फैक्टर नहीं होगा। प्लस, तो दिस इज वन ऑफ द कंडीशन। दूसरा कंडीशन उन्होंने क्या दिया? दूसरा कंडीशन दिया कि जॉब में रिजर्वेशन देने के टाइम पर ये देखा जाएगा कि उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं। मान पड़ा आप कोई पर्टिकुलर कास्ट को रिजर्वेशन दे रहे हैं, उस कास्ट के ऑलरेडी लोग उस जॉब में खड़े हुए हैं, तो फिर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मतलब नो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तभी सिर्फ दिया जाएगा, नो एडिक्वेट representation, ठीक है, there should be no adequate representation. If these two conditions are fulfilled, only then reservation will be given. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ये भी कहा कि भाई रिजर्वेशन दो, लेकिन ध्यान रखो कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन मत दे देना, है ना। सो नो रिजर्वेशन बियॉन्ड 50%, यानी 50% का सीलिंग लिमिट भी लगा दिया इस पे, सीलिंग लिमिट लगा दिया, राइट। प्लस बोला कि आप बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड वाला जो कैटेगराइजेशन हमें कल पढ़ा था, वो कैटेगराइजेशन इज नॉट वैलिड, वैसा कैटेगराइजेशन आप नहीं कर सकते, ठीक है। नो फर्दर कैटेगराइजेशन ऑफ बैकवर्ड्स, नो क्लासिफिकेशन
further classification as backward class and most backward class. तो ये वाला चीज अलाउ नहीं होगा, नो फर्दर क्लासिफिकेशन, सीलिंग लिमिट लगा दिया। तो ये था एमआर बालाजी में जो मेजरली उसने कहा कि भाई 50% के सीलिंग लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। ये जो कास्ट, हायर कास्ट और लोअर कास्ट मेंबर्स, सॉरी लोअर कास्ट भी जो फर्दर कैटेगराइजेशन कर देते हैं, दिस फर्दर कैटेगराइजेशन इज नॉट अलाउड, एंड देन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, एंड सोशली एंड एजुकेशनल में लोग बैकवर्ड होंगे, ओनली इन दैट सिचुएशन दिस रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वाज सेड इन द एमआर बालाजी केस। अच्छा, इसमें से एक दो चीज पहले समझिए। इस टाइप के कैटेगराइजेशन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल कैटेगराइजेशन। एमआर बालाजी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हॉरिजॉन्टल कैटेगराइजेशन को रिजेक्ट किया और उसी हॉरिजॉन्टल कैटेगराइजेशन को अप्रूव किया इंदिरा साहनी केस में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल कैटेगराइजेशन। हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, वर्टिकल ऐसा होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इसको लेके कैटेगराइजेशन, ठीक है, कैटेगराइजेशन was not allowed, right? हॉरिजॉन्टल कैटेगराइजेशन को अलाउ नहीं किया था, 50% का सीलिंग लिमिट लगा दिया और ये सारे बैकवर्डनेस की कंडीशंस को अप्रूव कर दिया। नाउ एमआर बालाजी का केस ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बारे में क्या हुआ देखिए, पहले केस को समझिए। गवर्नमेंट ने क्या किया आप समझिए, गवर्नमेंट के पास आया 10 जॉब, आउट ऑफ दिस 100 जॉब इन लोग ने 50 जॉब, out of this 100 job, imagine करिए there is a 50% reservation, and because of this 50% reservation, समझिए 50% job is reserved for backward class, ठीक है, and 50% job ये open है, this one is open, ठीक है। अब कई बार इवन इन द प्रेजेंट टाइम ये सिचुएशन होता है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इन लोगों के लिए जो सीट्स रिजर्व है वो सीट्स खाली रह जाती है बिकॉज ऑफ नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ द सुटेबल कैंडिडेट्स। मतलब 10 आज के भी टाइम पर अगर समझिए यूपीएससी में 100 शेड्यूल कास्ट के लिए सीट है तो उसमें से समझिए 50-60 सीट्स ही भरता है, 30-40 सीट्स ऐसा है जो खाली ही रह जाता है, सीट ही खाली रह जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी नहीं आया है, राइट। तो इमेजिन करिए कि गवर्नमेंट के अंदर 100 जॉब्स था, 100 में से 50% इस सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स बैकवर्ड लोगों के लिए, एंड 50% ऑफ द सीट्स आर ओपन। अब 50% जो ओपन सीट्स है ये तो पूरा फिल हो जाता था, लेकिन जो सीट्स खाली थी, ये जो रिजर्व सीट्स हैं, इसमें से समझिए जैसे 30 सीट्स फिल हुआ, 20 सीट्स वैसे के वैसे ही खाली रह गया, राइट, ये फिल नहीं हुआ। दिस इज इन द ईयर 2010। नेक्स्ट ईयर 2011 में फिर गवर्नमेंट ने जॉब निकाला, नया जॉब निकला 100 जॉब, तो 100 में से 50 जॉब रिजर्व और 50 जॉब ओपन लोगों के लिए, मतलब 50 ऑफ द सीट्स आर ओपन, राइट। बट गवर्नमेंट क्या करती थी, जो पहले का 20 सीट्स है उसको भी इस बार ऐड कर देती थी, इसको कहा जाता था कैरी फॉरवर्ड, राइट। अब बिकॉज ऑफ दिस इन द ईयर 2011 हो क्या रहा है, 2011 में नया 50 सीट्स ओपन, नया 50 सीट्स रिजर्व्ड प्लस पुराना 20 सीट्स रिजर्व्ड, तो ये हो गया 70, ये हो गया 50। अब बताइए टोटल हो गया 120, 120 में से 70 सीट्स रिजर्वेशन में जा रहा है, तो दिस इज वायलेशन ऑफ 50% सीलिंग लिमिट, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड की वजह से 50% सीलिंग लिमिट का यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। तो ये जनरली विटनेस देखा जा रहा था कि 50% का सीलिंग लिमिट को वायलेट किया जा रहा है। तो 1964 में नेक्स्ट ईयर 1964 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक मैटर पहुंचा जिसका नाम था देवदासन केस, जिसको आप कैरी फॉरवर्ड रूल केस भी कहते हैं, ठीक है। देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1964। इस केस में हुआ क्या, इस केस को ही कहा जाता है कैरी फॉरवर्ड रूल केस, कैरी फॉरवर्ड रूल केस, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कैरी फॉरवर्ड रूल है, कैरी फॉरवर्ड रूल 50% के सीलिंग लिमिट को वॉयलेट कर रहा है, 50% वाला जो रूल है उसको वॉयलेट करता है, एंड हेंस इट इज़ इनवैलिड, इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया कि अब से आप 50% सीलिंग लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, यानी अब से आप ये जो कैरी फॉरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट है इसको फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ना गचपच भी है, लेकिन गचपच ऐसा नहीं है, सिंपल ही है, आराम से इजीली इसको फिर से गो थ्रू करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये 50% वाला सीलिंग लिमिट का काम खत्म हो गया, मामला शांत था, बहुत लंबे समय तक पूरा शांति से सब मैटर चल रहा था। इसी बीच में क्या हुआ, 1979 में बेसिकली मुरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया, दैट इज़ वीपी मंडल, बीपी मंडल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया 1979 में। इन द ईयर 1979 जनता पार्टी की सरकार थी, पार्टी गवर्नमेंट, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर थे इस समय मोरारजी देसाई, और इस गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक कमीशन दैट इज अंडर बीपी मंडल, इसलिए इसको मंडल कमीशन कहा जाता है। ठीक है, मंडल कमीशन। और मंडल कमीशन को क्या कहा कि भाई यू हैव टू डू स्टडी मैटर रिलेटेड टू ओबीसी से रिलेटेड मैटर का मतलब ओबीसी का कितना पॉपुलेशन है, ओबीसी का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज प्लेस्ड बिफोर बीपी मंडल कमीशन। याद रखिएगा बीपी मंडल कमीशन ये सेकंड ओबीसी कमीशन है, ओबीसी वाले लोगों की सेकंड कमीशन है। ठीक है, देन विच इज द फर्स्ट ओबीसी कमीशन? फर्स्ट ओबीसी कमीशन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, दैट वाज काका केलकर कमीशन। फर्स्ट ओबीसी कमीशन है काका केलकर कमीशन, राइट, 1953 की ये कमीशन है। ओके, सो 1973 में ये मंडल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया। दिस मंडल कमीशन इसने स्टडी करके 1980 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया, इन द ईयर 1980, और इसने अपने रिपोर्ट में कहा, इन इट्स रिपोर्ट दिस मंडल कमीशन इसने मेंशन किया कि ओबीसी लोगों का पॉपुलेशन कितना है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ ओबीसी इन इंडिया, तो इट इज 52% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, 53% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। हैंस इन्हें कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इन्हें 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट इज सेड बाय रिजर्वेशन वाज सेड बाय मंडल कमीशन कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी लोगों को दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे 27% रिजर्वेशन ये 1980 में रिपोर्ट सबमिट हुई, लेकिन 1980 में ही मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट गिर गई थी। हैंस मोरारजी देसाई इसके ऊपर कुछ काम नहीं कर सके। इसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार आई और उसके बाद राजीव गांधी की गवर्नमेंट, और ये इन लोगों ने भी इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया, बिकॉज वो इसके फेवर में थे भी नहीं। लेटर पीरियड में आता है वीपी सिंह की सरकार, 1990 का टाइम था, 1919 सरकार थी वीपी सिंह की। वीपी सिंह मतलब प्राइम मिनिस्टर थे, वीपी सिंह गवर्नमेंट, राइट, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी, वीपी सिंह उसके प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया। ये इम्प्लीमेंटेड मंडल कमीशन रिपोर्ट। ठीक है जी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। मंडल कमीशन का रिपोर्ट इम्प्लीमेंट करने के साथ ही पूरे इंडिया भर में बवाल मचना शुरू हो गया, आग लगाओ, तोड़ फोड़ करो, ये करो वो करो, सारा चीज़ शुरू। उस समय कई स्टूडेंट्स लोग तो थे वो आग वाग लगा लिए, सुसाइड ही कर लिया, तो बवाल बहुत मचा। ये रिपोर्ट को और इस इम्प्लीमेंटेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और चैलेंज करने वाली थी इंदिरा साहनी। तो यही मैटर बना इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसे मंडल केस के नाम से जानते हैं। चैलेंज हुआ इन द ईयर 1992। ठीक है, 1992 का टाइम है, सुप्रीम कोर्ट के सामने केस पहुंचा, नाम है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, 1992 का ये केस है, पॉपुलरली नोन एज मंडल केस। ठीक है जी, मंडल केस, राइट। नाउ मंडल केस में बेसिकली क्या हुआ, इंदिरा साहनी वर्सेस मंडल केस में अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब मैटर पहुंचा, इस केस में याद रखिएगा 9 जजेस लोगों की बेंच बनी थी, 9 जजेस की बेंच बैठी थी, और जो जजमेंट दिया गया था, जजमेंट वो 6:3 के रेशियो में दिया गया था, राइट। यानी जो अब हम पढ़ने वाले हैं इसको 6 जजेस लोगों ने फेवर किया था, तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ इस्टेब्लिश हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कहा
कि जो 27% रिजर्वेशन है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, राइट। कोई कितना भी आग लगाए तोड़ फोड़ करे, लेकिन जो बात सही है वो सही है इनके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो 27% के रिजर्वेशन को, रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इसको वैलिड डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रिजर्वेशन दिया जाता है, जो भी हम रिजर्वेशन देते हैं, रिजर्वेशन ये सिर्फ एंट्री लेवल पे मिलना चाहिए, नॉट एट द प्रमोशन लेवल। अगर किसी को नौकरी लगने वाला है तो उस समय रिजर्वेशन का टूल यूज़ होना चाहिए, ना कि नौकरी लगने के बाद में प्रमोशन के लिए एसपी से डीएसपी फलाना डिगराना जो भी बनना है वो सारा चीज़ बनने में डीएसपी से एसपी डीएसपी से एसपी और ये सारा चीज़ बनने में आपको जो प्रमोशन वाला चीज़ है उस प्रमोशन वाले चक्कर में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसने कहा कि रिजर्वेशन जो होगा, रिजर्वेशन ये ओनली एट एंट्री लेवल पे होना चाहिए, नॉट इन प्रमोशन। प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वाज सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, रिजर्वेशन ओनली एट द एंट्री लेवल एंड नॉट एट द प्रमोशन लेवल। नाउ इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी आप रिजर्वेशन देंगे तो ध्यान रखिए कि 50% का सीलिंग लिमिट मेंटेन रहे, सीलिंग लिमिट ये मेंटेन रहे, बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में स्टेट गवर्नमेंट के पास ये परमिशन होगा कि वो इस सेलिंग लिमिट को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। इन एक्सेप्शनल सिचुएशन, बट इन एक्सेप्शनल सिचुएशन reservation can be beyond 50%। अब आपको पता है कल का ही न्यूज़ है, बिहार में रिजर्वेशन वो 65% जाएगा, 52 से और भी ऊपर जाके 65% पे जाने वाला है, ठीक है। तो एक्सेप्शनल सिचुएशन पे, और वो नीतीश कुमार बोल रहे हैं वो एक्सेप्शनल सिचुएशन है, हमारे यहाँ पर बैकवर्ड्स लोग बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, ठीक है। हाँ जी, तो रिजर्वेशन एक्सेप्शनल सिचुएशन में इसे 50% से ऊपर किया जाएगा, अदरवाइज 50% का ही रिजर्वेशन होना चाहिए, राइट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसने कहा था कि रिजर्वेशन जब आप दे रहे हो तो रिजर्वेशन का बेनिफिट जिसको मिल गया, समझिए एक कास्ट है, इस कास्ट में से एक फैमिली ने रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया, फिर बार बार उसी को नहीं देने का, दूसरा फैमिली वाले लोगों को भी मिलना चाहिए फ्रॉम अमंग दैट कास्ट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर, द वन हु हैज़ एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ क्रीमी रिजर्वेशन, और उसका फैमिली अगर अपलिफ्ट हो चुका है तो उस फैमिली को आप रिजर्वेशन कंटिन्यू मत करो, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर यहीं पर लाया था, इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर, ठीक है। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट चीज का है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, दीज आर द फोर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और द वर्डिक्ट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आप एक आध चीज देखिए, 27% रिजर्वेशन को वैलिड किया, ये तो ठीक है, जो रिजर्वेशन ओनली एट द एंट्री लेवल नॉट इन प्रमोशन, ये जो कहा था यहाँ पर उसने, देखिए इंदिरा सानी केस है ना, ये मेनली था ओबीसी मैटर के लिए, बट इनडायरेक्टली इसने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड भी कुछ जजमेंट्स दे दिया, कुछ ऑर्डर इशू किया है, ठीक है जी। अब जैसे कि ये वाला पॉइंट कॉमन पॉइंट था कि शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो या ओबीसी हो, हर किसी को रिजर्वेशन सिर्फ एंट्री लेवल पे मिलना चाहिए, प्रमोशन लेवल पर नहीं मिलना चाहिए। तो ये था फॉर ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, सबके लिए, ये सिर्फ ओबीसी के बारे में था, फॉर ओबीसी, ठीक है। नाउ दिस 50% सीलिंग लिमिट वाला जो कॉन्सेप्ट था, अगेन ये भी सबके लिए है, ये फॉर ओबीसी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, सबके लिए कहा गया था कि आप 50% के सीलिंग लिमिट को क्रॉस नहीं करोगे, एक्सेप्शनल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। एक्सेप्शनल सिचुएशन है तो एक अलग बात है, अदरवाइज नहीं दोगे, ठीक है। एंड देन ये जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ओनली फॉर ओबीसी था, फॉर ओबीसी। अब इसके पीछे रीजन है क्यों हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा एक चीज मुझे ये बताइए,
50% रिजर्वेशन तो है, लेकिन क्या इस 50% रिजर्वेशन में विमेन को दिया जाने वाला रिजर्वेशन भी इंक्लूडेड होता है कि नहीं होता है? ईडब्ल्यूएस इंक्लूड होता है कि नहीं इस 50% में? नहीं होता है। हाँ, वो अलग से दिया जाता है, उसको इस कैटेगरी में नहीं। विमेन को दिया जाने वाला, ये याद रखिएगा, ये जो रिजर्वेशन है दिस इज ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, सोशियो इकोनॉमिक बेसिस ऑफ कास्ट। लेकिन विमेन को दिया जाने वाला रिजर्वेशन इसमें नहीं होता है। इसमें जो वो हैंडीकैप वाले लोग जिनको हम बोलते हैं ना कि इनेबल्ड सिटीजन्स, उनके लिए भी इसमें इंक्लूड नहीं होता है। याद रखिए, ये जो 50% है, ये 50% रिजर्वेशन है, ये जो 50% है ये कास्ट बेसिस वाले की बात हो रही है, ठीक है। हाँ हाँ, रिजर्वेशन मिलता है ना, एग्जैक्टली वो, लेकिन इस कैटेगरी में नहीं आता, वो अलग है ना। ये छोड़कर ये अलग चीज़ है। इसके अलावा होता है, इसके अलावा होता है आपका जो विमेंस लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है। समझिए जो भी परसेंटेज है, XYZ परसेंटेज, X परसेंटेज विमेंस लोगों को दिया जाता है, वो अलग है। प्लस Y परसेंटेज जो फिजिकली हैंडीकैप लोगों को दिया जाएगा, वो अलग है। प्लस जो EWS को Z परसेंटेज समझिए EWS को दिया जा रहा है, EWS। सो दीज आर द डिफरेंट, इन लोगों को अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है। तो अब आप मुझे बताइए, इसको कहा जाता है वर्टिकल रिजर्वेशन। दो तरीके का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल कैटेगराइजेशन, एक होता है वर्टिकल कैटेगराइजेशन। वर्टिकल कैटेगराइजेशन का मतलब होता है आप किसको किसको दिए जा रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल कैटेगराइजेशन का मतलब आप उसी के बीच में कितना को काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्टिकल रिजर्वेशन में एक कास्ट होता है, एक विमेन होती है, एक PW मतलब फिजिकली हैंडीकैप, और एक होता है EWS। ये सब वर्टिकल रिजर्वेशन अलग अलग है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब एक ही के अंदर आप काटेंगे, उसके बीच में कुछ कटा कटोवल वाला चीज़ नहीं है। इसमें होता है कास्ट में फर्दर कैटेगराइजेशन, जैसे शेड्यूल कास्ट को कितना, शेड्यूल ट्राइब्स को कितना, और EWS को कितना, मतलब वो फर्दर कैटेगराइजेशन ऑफ OBC होता है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC, वो वाला क्या कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो यहाँ पर याद रखिएगा, दिस इज इन कंटेक्स्ट ऑफ 50% वाला जो ये जो क्राइटेरिया है ना, ये आपका वर्टिकल रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में आता है, ठीक है। खैर उसको हम बाद में खैर लिख कर देख लेंगे। सो अभी के लिए ये समझ गए इंदिरा साहनी का जजमेंट। इसी इंदिरा साहनी के जजमेंट में फर्दर ये कहा था कि जो फर्दर कैटेगराइजेशन है वो अलाउड है, सब कैटेगराइजेशन इज अलाउड, ठीक है। सब कैटेगराइजेशन, आप मुझे ये बताइए, सब कैटेगराइजेशन को अलाउ करके सुप्रीम कोर्ट ने अपने कौन से जजमेंट को ओवररूल किया? हाँ बता रहा हूँ, एक सेकेंड ना। सब कैटेगराइजेशन वॉज अलाउड, हाँ बालाजी वाला। देखिए बालाजी में कहा था कि सब कैटेगराइजेशन, फर्दर कैटेगराइजेशन नहीं करने का, है ना। दिस वॉज सेड कि दिस इज नॉट अलाउड, नो फर्दर कैटेगराइजेशन। इसको ओवर रूल किया किस जजमेंट में? तो इंदिरा साहनी के जजमेंट में, ठीक है। प्लस यहाँ वाला भी था कि 50% सेलिंग लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा, इसको भी ओवर रूल किया इंदिरा साहनी में, जब उसने कहा कि 50% को आप एक्सीड कर सकते हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में, ठीक है। नो, यहाँ तक में तो बात खत्म हो गया, सब चीज़ शांत हुआ। EWS को 27% रिजर्वेशन मिल गया, उन लोग खुश हो गए। सर EWS बोलता हूँ, OBC को 27% रिजर्वेशन मिला, उन लोग खुश हो गए, एकदम मस्त थे। बोला 50% रिजर्वेशन को एक्सीड किया जा सकता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में, बोला ठीक है चलो भाई चल जाएगा। प्लस इसमें कहा कि ये एंट्री लेवल पे प्रमोशन फलाना टिकना है। EWS मतलब OBC एक सेकंड के लिए शांत हो गया इसके बाद। लेकिन अब यहाँ से मैटर पहुँच गया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पे, क्योंकि कुछ वर्डिक्ट था जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को भी इफेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो इंदिरा साहनी केस OBC से रिलेटेड मैटर है, बट याद रखिएगा उसमें कुछ जजमेंट्स ऐसे भी हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को इम्पैक्ट कर रहा था। तो अब यही डेवलपमेंट आगे चलेगा, OBC को ध्यान में रख के नहीं, अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को ध्यान में रखते हुए ये मैटर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट्स को, इस जजमेंट को और इस जजमेंट को अब गवर्नमेंट ओवर रूल करेगी। अब ओवर रूल कैसे करेगी देखिए, मतलब मेनली इस जजमेंट को, ठीक है। अच्छा ये कहाँ गया इंदिरा साहनी, ये जो कैरी फॉरवर्ड वाला है ना, ये भी याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो फॉर OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सबको इम्पैक्ट कर रहा है। तो जहाँ जहाँ पर भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, उस जगह पे इन लोग फर्दर कैटेगराइजेशन करेंगे। अब गवर्नमेंट करेगी क्या? गवर्नमेंट 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाती है। एक है 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट,
1995 का, और दूसरा गवर्नमेंट लेके आती है, पार्लियामेंट अब लेके आएगी, वो है 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 का। ठीक है जी। ये अब करेगी क्या? देवदासन केस का जजमेंट याद है? देवदासन में कहा था कि कैरी फॉरवर्ड इज नॉट अलाउड, कैरी फॉरवर्ड की वजह से वो 50% का सीलिंग लिमिट ब्रीच हो रहा है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के केस में कैरी फॉरवर्ड अलाउ है, भले वो ब्रीच हो रहा है तो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मोस्ट बैकवर्ड है, तो उनके केस में हम वो पैरामीटर नहीं लगाने वाले हैं। ठीक है, ये किया था 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। क्या कहा कि वैलिडेटेड कैरी फॉरवर्ड रूल रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, मतलब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये देवदासन जजमेंट को ओवर रूल किया, रूल्ड देवदासन जजमेंट। ठीक है जी, जजमेंट पहला चीज। दूसरा 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1995 का था, इसके थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया? तो इसके थ्रू गवर्नमेंट ने कहा कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन अलाउड होगा फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी के लिए नहीं, लेकिन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स बिकॉज दे आर वेरी बैकवर्ड, सो उनके लिए यहाँ पर अलाउ कर दिया जाएगा। तो 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कहा अलाउड रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। गॉट इट? लेकिन जैसे ये रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को दिया, तो इमीडिएटली 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का मामला बना अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। ठीक है, पंजाब केस ये 2000 के करीब का केस है। ठीक है, तो अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, इस केस में 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज चैलेंज्ड। 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज चैलेंज्ड। एग्री है ना? अब जब ये चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला चल भाई ठीक है, पार्लियामेंट चाहता है ना रिजर्वेशन शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स को दिया जाए इवन इन प्रमोशन, तो इट्स ओके, वी एक्सेप्टेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट कर दिया। वाज चैलेंज, इट वाज वैलिडेटेड। ठीक है, वैलिडेट कर दिया गया बाय सुप्रीम कोर्ट, वैलिडेटेड। ठीक है, बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नाउ बट अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक और काम किया। उसने क्या कर दिया? एट द सेम टाइम दे प्लेस्ड दिस वन, क्या बोलते हैं, एक रूल है दैट इज कॉल्ड कैचअप रूल। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया कैचअप रूल। कैचअप रूल, नाउ व्हाट इज दिस कैचअप रूल? कैचअप रूल इंट्रोड्यूस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। मतलब क्या होगा कि समझिए, डीएसपी है, ठीक है, डीएसपी में एक जनरल कैटेगरी वाला भी डीएसपी था और एक शेड्यूल कास्ट वाला भी डीएसपी था। ठीक है, अब भले डीएसपी है, लेकिन पता है आपको सेम पोजीशन पे भी लोग सीनियर और जूनियर होते हैं। सिर्फ पोजीशन ऊपर नीचे से सीनियर जूनियर नहीं होता है, सेम डीएसपी में भी सीनियर जूनियर लोग होते हैं। तो इमेजिन करिए इसके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इसके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ये दोनों डीएसपी में सीनियर कौन? जनरल वाला, और ये जूनियर है। करेक्ट है? सीनियर इज सपोज टू डायरेक्ट द जूनियर। भले डीएसपी है, लेकिन सीनियर हमेशा गाइड करता है जूनियर को, ऑर्डर देता है, डायरेक्ट करता है, और उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली जूनियर इज सपोज टू एक्ट। ठीक है, लेकिन अब आया एसपी का पोस्ट। एसपी के पोस्ट में समझिए क्या हो गया कि जब ये वैकेंसी निकला था, तो वैकेंसी निकलने की वजह से इसको पहले चांस मिल गया, ये ऊपर पहुंच गया, जल्दी प्रमोट हो गया, क्योंकि रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी तो है। तो बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन, इमेजिन करिए कि ये पहले पहुंच गया, भले ये कम एक्सपीरियंस है, एक्चुअल में एक्सपीरियंस के बेसिस पे, नंबर ऑफ इयर्स के बेसिस पे प्रमोशन होता है। आपको पता होगा गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब में ये फ़र्क है। प्राइवेट जॉब में आपकी वर्क एफिशिएंसी को देखकर प्रमोशन मिलता है, लेकिन सरकारी जॉब में वर्क एफिशिएंसी को देखकर प्रमोशन नहीं मिलता है। इसीलिए लोग वर्क एफिशिएंट बनने की कोशिश भी नहीं करते हैं। नियम के अनुसार 5 साल के बाद आपको प्रमोशन मिलना है तो 5 साल बाद ही मिलेगा। ठीक है, भले कितना भी तीर मार लो, तो 1 साल अगर पहले कर दिया तो कर दिया, लेकिन अदरवाइज नियम के अनुसार वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के अनुसार ही प्रमोशन मिलना चाहिए।
तो 5 साल ये काम कर चुका है, ये 10 साल काम कर चुका है, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, इमेजिन करिए कि इसको ऊपर पहुंचा दिया, ये एसपी बन गया। अब ये भाई बन गया एसपी, ये अभी भी डीएसपी है। कुछ दिन बाद इसको भी प्रमोशन मिल गया, ये भी बन गया एसपी, जनरल कैटेगरी वाला। अब ये लंबे समय से काम कर रहा है, समझिए ये 2 साल से काम कर रहा है, और ये 1 साल अभी अभी बना है, बाद में बना, ये 1 साल। अब बताइए एसपी बनने पे सीनियर कौन और जूनियर कौन? ये सीनियर हो गया और ये जूनियर हो गया। कल तक ये सीनियर था, ये जूनियर था। कल ये इसको डायरेक्ट करता था, अब ये इसको डायरेक्ट करने लग गया। अब समझिए, इमेजिन करिए कि कल तक मैं किसी को बता रहा हूँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये काम करके क्यों नहीं लाया, दूसरे दिन उल्टा पड़ गया। ठीक है, वो बोल रहा है कल से काम क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं, वो नहीं हो रहा है। तो आप देखिए, अब यहाँ पर ह्यूमन जो साइकोलॉजी है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होगा। ठीक है, और फिर इंटरनल डिपार्टमेंट के अंदर ही अब क्लैशेस होना शुरू हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऐसा ना हो, इसके लिए हम लाते हैं कैचअप रूल। कैचअप रूल सिंपली ये बोलता है कि भले ये 1 साल बाद एसपी बना, लेकिन जब एसपी बनने के बाद ये दोनों जब एक सिचुएशन पे आ जाएंगे, उस दिन फिर ऑटोमेटिकली इसी को सीनियर मान लिया जाएगा। जो पहले सीनियर था उसी को सीनियर माना जाएगा, नहीं तो लफड़ा बहुत होएगा, प्रॉब्लम बहुत होने वाला है। ठीक है जी। तो दिस इज कॉल्ड कैचअप रूल विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन अजीत सिंह केस में, राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाएगा, पार्लियामेंट को हजम नहीं होगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट को ये चीज़ पसंद नहीं आया कि ये क्या ज़्यादा दिमाग लगा रहा है। पार्लियामेंट इसके कैचअप रूल को अब खत्म करेगी। देखिए, कैचअप रूल को खत्म किया जाएगा 2001 में, 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया जाएगा। बाय 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 2001 पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट कैचअप रूल को, दिस इज कैचअप रूल को रिप्लेस कर देगी। कैचअप रूल को रिप्लेस करके ला दिया जाएगा कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। मतलब कॉन्सिक्वेंशियल मतलब कॉन्सिक्वेंस के अनुसार वो उसको ही सीनियर मान लिया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को, जो वो जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट रोक रहा था, उसी चीज़ को वापस से रिस्टोर कर दिया। उसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। ठीक है, सीनियरिटी। So this concept of consequential seniority was introduced by 85th Constitution Amendment Act in the year 2005. So now the thing is, 2001, ठीक है, 85th Constitution Amendment Act के थ्रू। Now the thing is कि एंट्री में भी रिजर्वेशन है, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है। प्रमोशन में रिजर्वेशन इंदिरा साहनी में केस में बोला था कि नहीं मिलेगा, लेकिन 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए प्रमोशन में भी रिजर्वेशन लाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगले केस अजीत सिंह केस में कैचअप रूल के थ्रू उसको थोड़ा सा सेट करने की कोशिश की, तो इसने 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको भी पलट दिया और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट लाया। ठीक है, अब ये 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को फिर चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, 2006 में, और बहुत पॉपुलर केस है नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, 2006 का केस है। ठीक है, 2006 का नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, 2006 का ये केस है। अब इस केस में किसको चैलेंज किया गया था, तो 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज चैलेंज, और उसके कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, प्रमोशन इन सारे मैटर्स को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, प्रमोशन में रिजर्वेशन अलाउ हमने कर दिया है, वो तो है ही है, लेकिन अब हम 3 कंडीशंस दे रहे हैं। इन 3 कंडीशंस को फुलफिल किया जाएगा तो ही रिजर्वेशन इन प्रमोशन वैलिड होगा। ठीक है, 3 कंडीशंस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, दे प्लेस्ड अ 3 कंडीशन फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ठीक है जी, प्रमोशन में रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए 3 कंडीशन। अब वो 3 कंडीशन क्या था, पहला, जिसको भी प्रमोशन, जिस कास्ट वाले को प्रमोशन दिया जाएगा, उस कास्ट की स्टडी की जाएगी, देखी जाएगी कि वो कास्ट सही में बैकवर्ड है या नहीं है। राइट, सो फर्स्ट, डाटा ऑफ बैकवर्डनेस, कि वो सही में बैकवर्ड कास्ट है तो ही आप उसको प्रमोशन इन मतलब रिजर्वेशन इन प्रमोशन ग्रांट करोगे। ठीक है, देन सेकंड कहा गया, रिजर्वेशन इन प्रमोशन तभी दिया जाएगा जब उस
एसपी के लेवल पर भी उन लोगों का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, ठीक है, नो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इफ देयर इज नो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। एंड थर्ड कहा था कि आप प्रोमोट तभी करो जब ये बात कंफर्म हो जाएगा कि उसके प्रमोट करने से उस पोजीशन की एफिशिएंसी डिस्टर्ब नहीं होगी, नो हार्म टू एफिशिएंसी, राइट, नो हार्म टू एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज अलाउड, अदरवाइज नहीं। गवर्नमेंट ने ये मामला देखा, गवर्नमेंट बोला कि इसका तो दिमाग खराब है, एफिशिएंसी और सरकारी जॉब का कोई लेना देना ही नहीं है तो एफिशिएंसी की बात ही क्यों करता है, ठीक है, तो क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब और एफिशिएंसी का कोई दूर दूर तक का लेना देना जल्दी होता नहीं है, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने इसको तो इग्नोर ही कर दिया, नोटिस ही नहीं किया। सेकेंड चीज़ बोला कि ये डाटा ऑफ बैकवर्डनेस, हाउ विल यू गेट द डाटा ऑफ बैकवर्डनेस, सी अगर कोई पर्सन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स वाले कैटेगरी को बिलोंग करता है तो इट इज़ अज्यूम दैट ही इज़ बैकवर्ड, फिर उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। आज के भी टाइम पर इन आर इंडियन सोसाइटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव होता है, फिर वो कितना पैसा वाला भी होगा ना, तो जब मतलब मेन मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे आप मेट्रोपॉलिटन सिटी से बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हो रहा है वो थोड़ा सा वेल ऑफ हो गया है, कोई उसको नौकरी लग गई है, पैसा वैसा है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी है, लेकिन उसके साथ में भी दूसरे जात वाले लोग भेदभाव करते ही करते हैं, ठीक है, तो ये शो करता है कि वो कितना भी वेल ऑफ क्यों ना हो जाए लेकिन he is subject to backwardness because of the discrimination prevailing in the society. So any question, raising any sort of question on backwardness is just a wastage of time and uselessness. तो गवर्नमेंट ने इसको क्रिटिसाइज किया कि बैकवर्डनेस का डाटा निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है, इफ अ पर्सन बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स मींस ही इज बैकवर्ड, अज्यूम दैट ही इज बैकवर्ड। सो गवर्नमेंट का ये जो जजमेंट था, सॉरी गवर्नमेंट का ये जो रिप्लाई था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया आगे चलकर 2018 में। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया, नाम था उसका जरनेल सिंह, जरनेल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस, लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस, ठीक है जी, गुप्ता केस 2018 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि ठीक है चल भाई बैकवर्डनेस जानने की कोई जरूरत नहीं, अज्यूम किया जाता है कि वो बैकवर्ड है, सो अब सिर्फ ये 2 कंडीशन को फिर भी मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो अभी भी इसको नहीं मानती है, ये बेकार का कंडीशन है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फर्स्ट कंडीशन जो है उसको गिव अप कर दिया, कंडीशन को गिव अप कर दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन ऑफ नागराज केस मस्ट बी फुलफिल्ड, ठीक है जी, इसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा तो ही रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो आज के टाइम पर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के कंटेक्स्ट में जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो ऐसी कहानी है। इंदिरा साहनी के बाद का जो भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं वो इंदिरा साहनी के बाद का इंटायर डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, नॉट डायरेक्टली टू ओबीसी, ठीक है जी। ये था आपका आर्टिकल 16 क्लॉज 4, ठीक है आर्टिकल 16 क्लॉज 4। सेक्शन क्लॉज 4 वैसे बहुत बड़ा भी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको माना जाता है, ठीक है। अभी वैसे हमने कुछ चीज़ देखा भी नहीं है, जैसे क्रीमी लेयर, यहाँ इसने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। व्हाट इज़ क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट? क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी फैमिली में कोई 8 लाख रुपया कमाता है, फैमिली का इनकम, फैमिली का कलेक्टिव इनकम 8 लाख या उससे ज़्यादा है तो उसे क्रीमी लेयर माना जाएगा। अगर किसी फैमिली में कोई MP MLA कुछ ऐसा गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स बन गया तो फिर उसको क्रीमी लेयर मान लिया जाता है। अगर किसी फैमिली में कोई डॉक्टर, इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल जॉब में लग गया है तो फिर उसको क्रीमी लेयर माना जाता है। अगर किसी जॉब मतलब किसी फैमिली में कोई ट्रैक्टर ओन कर रहा है तो फिर उसको क्रीमी लेयर माना जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के लोग, MP MLA बन गया है या फिर डॉक्टर बन गया है या एडवोकेट बन गया है, उस सभी लोगों को क्या माना जाता है? क्रीमी लेयर। और जो क्रीमी लेयर है उस फैमिली को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, दे विल नॉट बी गेटिंग दी बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और क्वेश्चन ये आया था कि
ओबीसी में कौन रहेगा नहीं रहेगा, ऑल दिस थिंग इज टू बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे ये डिसाइड कर रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका अपना जो जस्टिफिकेशन दिया वो ये था कि कास्ट का इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन कैन बी डन बाय द पार्लियामेंट, बट फैमिली का एक्सक्लूजन इंक्लूजन can be done by the, and this is not exclusion inclusion, in fact family will enjoy the benefit or not is to be decided by what, by this one supreme court, can be decided by supreme court। अच्छा, क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए आज तक आज़ाद हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही कमेटी बनी थी, उसका नाम था रामनंदन कमेटी। ठीक है, रामनंदन कमेटी नाम का एक कमेटी है, रामनंदन कमेटी 1993 में नेक्स्ट ईयर ही इसको बनाया गया था बेसिकली। तो ये रामनंदन कमेटी इज द कमेटी विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर। ठीक है, यानी अब 16.5 और 6 बहुत ही छोटा है, वो तो ख़त्म हो जाएगा। अभी सिर्फ आप समझिए शांति से 16.4 तक क्या है, मतलब 16 + 4 तक क्या है। एक काम करिए, इसको यहाँ तक लिखते हैं, लिख के पहले शांति से समझते हैं, फिर आगे का देखा जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट लिख कीजिए आर्टिकल 16 क्लॉज 5, उसमें कोई केस वेस वैसा नहीं है, बस सिर्फ मोटा मोटी सीधा आपको पॉइंट लिखना है और आपका काम कंप्लीट। 16 क्लॉज 5, ये तो 4 चल रहा था, है ना। 16 क्लॉज 5 लिख लीजिए, रिजर्वेशन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, रिजर्वेशन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इसमें लिखिए इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ऐसा। ठीक है, वहाँ पर रिजर्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, स्टेटमेंट लिखिए, देयर आर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, देयर आर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, देयर आर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस टेकन ओवर बाय द स्टेट, देयर आर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस टेकन ओवर बाय द स्टेट। हाँ जी, by the state, taken over by the state, by the state। Here HERE, here the religious post, religious post, religious post are reserved for the people, are reserved for the people of same religious denomination, religious denomination, reserved for the people of the same religious denomination, hence religion can be ground for discrimination, can be ground for discrimination। मतलब देखिए, ये भी एक एक्सेप्शन है, शुरुआत में लिखा हुआ था कि रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन 16 क्लॉज 5 बोलता है कि ऐसा कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जहाँ पर कोई रिलीजियस पोजीशन है, दोज पोजीशन कैन बी रिजर्व फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू द सेम रिलीजन। इसका एग्जांपल कैसे, तो देखिए, वैष्णो देवी है, राइट, वैष्णो देवी इज द टेम्पल, राइट, हिंदू लोगों का, लेकिन वैष्णो देवी में 2 तरीके का एक्टिविटी होता है, अगर आपको पता हो, एक रिलीजियस एक्टिविटी और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, राइट। रिलीजियस एक्टिविटी, पूजा कब करना है, आरती कब करना है, वो सारा चीज़ रिलीजियस एक्टिविटी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी में वहाँ पर पुलिस फोर्स रहना, वहाँ पर पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा, एंड मल्टीपल अदर थिंग, राइट। सो एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैज़ 2 इंपॉर्टेंट रोल टू परफॉर्म, एक होता है रिलीजियस रोल एंड द अदर वन इज आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इज टेकन ओवर बाय स्टेट, इसीलिए वहाँ पर श्राइन बोर्ड बनी हुई है, और श्राइन बोर्ड में जो मेंबर्स होते हैं उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद में वो मेंबर्स बनते हैं, और उसमें कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी उसके मेंबर हैं। ठीक है, तो श्राइन बोर्ड वाले लोग क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देख रहे हैं। अब ये वाले लोग जो होते हैं, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कि श्राइन बोर्ड में, मतलब वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी है वो देखने के लिए ऑफिसर्स कौन होंगे, तो उसमें कोई भी रिलीजन वाले लोगों को भरा जा सकता है। लेकिन जस्ट आप इमेजिन करिए, रिलीजियस पोस्ट, मतलब वैष्णो देवी में पंडित की बात कर रहे हैं, पंडित बना दिया किसी क्रिश्चियन को, कोई क्रिश्चियन को उठाया और बोला कि भाई तू आके पूजा कर ले, बड़ा अच्छे से पूजा करता है। ठीक है, तो आप जस्ट इमेजिन करिए, कोई अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी का, कोई मुस्लिम कम्युनिटी का, कोई पर्टिकुलर किसी भी कम्युनिटी का पर्सन है, उसको अगर वैष्णो देवी का पंडित बना दिया जाए तो बवाल मचेगा कि नहीं, मचेगा ना, ऐसा। इसीलिए अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अगर स्टेट के कंट्रोल में आता भी है, तो उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जो रिलीजियस पोस्ट है, द पोस्ट विच इज सोली डेडिकेटेड फॉर रिलीजियस एक्टिविटी, वो पोस्ट उसी पर्टिकुलर रिलीजन वाले लोगों के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा।
राइट। बट जो नॉन रिलीजियस पोस्ट है उसमें कोई भी रिलीजन का बंदा हो सकता है, जैसे कि श्राइन बोर्ड में अगर दूसरे रिलीजन वाले लोगों को भरना है तो भरा जा सकता है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी दिखती है, बट पंडित नहीं हो सकता। अब जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव शिरडी के साईं बाबा वाला मंदिर, राइट, वहाँ पर भी ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट होगी जो पूरी की पूरी एक्टिविटी देखती है, पैसा कितना आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, वो सारा चीज़ देखेगी। उसमें पर्सन बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन कैन बी अपॉइंटेड, बट वहाँ पर उसी शिरडी के साईं बाबा वाला जो ये मंदिर है, शिरडी का मंदिर, उसमें जो पंडित होगा वो कोई दूसरे रिलीजन का नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही जो आपका मुस्लिम कम्युनिटी में मदरसा है, मदरसा में जो मौलाना है, मौलाना हमेशा मुस्लिम ही धर्म का होगा, भले कोई दूसरा कितना भी पढ़ लेगा, अब बोलेगा कि मैंने पूरा कुरान पढ़ लिया है, 5 बार नमाज करता हूँ, ऐसा वैसा, लेकिन पर्सन बिलोंगिंग टू दूसरा रिलीजन है, कोई अदर रिलीजन का है, क्या उसको मौलाना बनाया जाएगा? वहाँ नहीं बनाया जाएगा। रीज़न ये है, अदरवाइज पब्लिक सेंटिमेंट हर्ट हो सकती है और इससे एक तरीके का कम्युनल वायलेंस क्रिएट हो सकता है, राइट। हेंस इस तरीके का प्रोविजन आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में लाया गया। क्लियर। देन 16 क्लॉज 6 लास्ट आर्टिकल, एक ही आर्टिकल है जो इसमें ऐड किया गया, बाकी का वो 5 तक तो पहले से ही था। 16 क्लॉज 6 इसको लिखिए, इंसर्टेड बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 2019, इंसर्टेड बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 2019। in 2019 इसमें लिखिए, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन, कैन मेक स्पेशल प्रोविजन in the favor of economically weaker section, in the favor of economically weaker section, weaker section from among the unreserved category, from among the unreserved category, unreserved category में से किसी पर्सन के लिए, ठीक है, from among the unreserved category।